नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। घटना चक्र के रिवीजन की श्रृंखला में आज जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इससे जो है 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इस टॉपिक को भी कवर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और ऐसे ही रोज़ हमारे साथ बने रहिए और आपके इस पूरे सिलेबस का रिवीजन कब हो जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? बताइए इनमें से किसका जो संबंध है वो पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। कह रहा धाड़ीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या फिर कागज के थैलों का प्रयोग। हमने जो रिवीजन की श्रृंखला है इसको डायरेक्ट बुक से उठाया है। ठीक है, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गरीबी को कम करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गरीबी को कम करना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला दे रखा है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। अगला कह रहा है यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। फिर कह रहा है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करता है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक, एक और दो, दो या तीन, या फिर एक, दो, तीन, तीनों सही हैं। बताइए सही जवाब क्या होगा? बताइए। चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए। तो पहला कह रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो जीवन का प्रबंधन नहीं होता है। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो जीवन का प्रबंधन नहीं होता है, तो पहला तो गलत हो गया। फिर कह रहा है यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। ठीक है, और कह रहा है कि यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो दूसरा और तीसरा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जेई स्पेंसर एवं डब्ल्यू एल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है? यहाँ पर होगा विश्व नहीं होगा, यहाँ पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है ये होगा। ठीक है, बताइए कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो सही जवाब क्या होगा? कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो ये विभाजित किया है 11 क्षेत्रों में। जो अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे जेई स्पेंसर साहब, उन्होंने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। अभिकथन देखते हैं क्या दिया है। अभिकथन दिया है कि जीवमंडल एक खुला विकृत तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, और कारण इसका क्या दे रखा है? जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बताइए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत? तो जो अभिकथन दे रखा है जैवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण, बिल्कुल ये खुला तंत्र का उदाहरण होता है। कारण दे रखा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश निवेश नहीं हो सकता, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ए सही है और जो आर है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए ईपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई कौन सी है बताना है आपको। भूमंडलीय हेक्टेयर है, नैनोमीटर है, हॉपस क्यूबिक फुट है या फिर क्यूबिक टन है? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? भूमंडलीय हेक्टेयर। हेक्टेयर ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? बताइए इनमें से कौन है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र? तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? बायोस्फीयर ही है। ठीक है, क्या है? बायोस्फीयर, यानी कि जो जैवमंडल है वही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? बताइए, घटती उत्पादकता का क्रम बताना है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो अगर घटती उत्पादकता की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या रखेंगे, जो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाला क्षेत्र होगा, उसके बाद उससे कम ऐसे करके सबसे कम। ठीक है, तो अगर मैंग्रोव वनों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता पाई जाएगी। उसके बाद घास स्थल आपका आएगा, फिर झील आएगा, और सबसे कम जो उत्पादकता है वो महासागर में पाई जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। किसको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? इसका तो आंसर आउट हो चुका है, इसलिए हम तुरंत बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सर्वाहारी, यानी कि ओमनीवोरस। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं कौन? जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं परजीवी, वियोजक, उत्पादक या फिर उपभोक्ता? तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं जो उत्पादक होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, यही बिचौलिया का कार्य करते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते ही हैं, साथ में ये मृदा से खनिज व पोषक तत्व भी प्राप्त करते हैं, और क्या करते हैं, ये स्वयं भी दूसरों के भोजन के काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिचौलिया का काम हो जाएगा जैविक और अजैविक संगठनों के बीच। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का जो संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों, क्योंकि जो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये भी बात सही है, और द्वितीयक जो उत्पादकता का संदर्भ वो परपोषी स्तर का होता है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ सकती है या घट सकती है, दोनों हो सकता है। बताइए क्या होता है? तो ये क्या होता है, जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो जो उस ऊर्जा का स्थानांतरण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वापोषित कहते हैं। फिर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। फिर है वियोजक कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो अगर हम पहले की बात करें पारिस्थितिकी तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो एजी टांसले ने किया था, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करता है, ये बात गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, उपभोक्ता नहीं, यानी कि पेड़ पौधे तो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता नहीं। फिर अगला कह रहा है वियोजिक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ये भी बात गलत है, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको कार्बनिक पदार्थ में नहीं परिवर्तित करते हैं, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन है हमारा ए वो एकदम राइट हो जाएगा, एक और दो। क्लियर है, क्या हो जाएगा, एक और दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। कह रहा है पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। फिर कह रहा है कारण दे रखा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो बात करें जो पारिस्थितिकी के विविध अवयव हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये बात गलत है क्योंकि एक दूसरे पर ही निर्भर हैं जो पारिस्थितिकी के विविध अवयव हैं, ठीक है, बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता। फिर कारण दे रखा मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है मानव क्रियाओं से वातावरण, तो कारण तो सही है लेकिन जो यहाँ पर क्या दे रखा है, कथन दे रखा है वो गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। बताइए जैव विविधता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, बताइए। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, या फिर भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। बताइए क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया, बताइए। जो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण है वो कहाँ बनाया गया। तो अगर इसकी एक्ट की बात करें तो एक्ट आया था 2002 में, और इसकी स्थापना की बात करें तो हुई थी 2003 में, और कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी चेन्नई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया, मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, या अक्टूबर 2008 में, कब पारित किया गया, बताइए। तो इस अधिनियम को कब लाया गया, यानी कि कब पारित किया गया, इसको पारित किया गया 2002 में, ठीक है। कब, दिसंबर 2002 में पारित किया गया, और 5 फरवरी 2003 को इसको क्या कर दिया गया, मंजूरी प्रदान कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। बताइए कहाँ पर की है वो, देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में, या फिर नई दिल्ली में। सेंट्रल फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, यानी कि CEB
POL की स्थापना बताना है आपको। तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है चेन्नई में। ठीक है, कहाँ हुई है? चेन्नई में हुई है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात, मध्य भारत। बताइए इनमें से कौन सा? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात या फिर मध्य भारत। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो वेस्टर्न घाट है। ठीक है, सॉरी, वेस्टर्न घाट इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। इनमें से आप बताइए, गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात, मध्य भारत। तो इसमें कौन सा है? इसमें है पूर्वी हिमालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किससे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? इसमें आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट घाट जो है उसको हॉटस्पॉट माना जाता है। और ये 2021 के RO में पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया? भारत की प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? 2012, 2015, 2008 या फिर 2000 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2008 में। ठीक है, कब? 2008 में इसको लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? बताइए कौन इसमें एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। बताइए। तो अगर बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की, तो कौन कौन सी होती है? एक तो जलवाष्प होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीय उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। इनमें से कौन से कूट सही है आपको ये बताना है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें, कह रहा है कि सार्वभौमिक जो संपर्क हैं वो बेहतर हो गए हैं। ये बात तो एकदम गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है हिमनदी जो है द्रवीभूत होने लगी। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह वजह से क्या हो रहा है? जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से बर्फ पिघल रही है, तो हिमनदी जो है वो ज़्यादा द्रवीभूत हो गई हैं। कह रहा है समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है। बिल्कुल, आम में बौर समय से पहले आने लगा है। ठीक है, और स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव तो पड़ ही रहा है। तो 2, 3, 4 इसमें ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन सी जो गैस है वो ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? तो ये कौन सी गैस है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, जो कि फ्रिज और AC वगैरह से निकलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। कह रहा ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। उसका कारण दे रखा, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। अब बताइए आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है? तो अगर बात करें हम, जो ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, और क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो ओजोन परत है वो पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। यानी कि ए और आर दोनों सही भी हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? बताइए किस प्रकार के वनों में अधिकतम
जो पादप विविधता है वो पाई जाती है। कह रहा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, किसमें पाई जाएगी? वो किसमें पाई जाएगी? ये पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त वर्षा भी होती है और तापमान भी संतुलित रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कुंडापुर, होन्नावर, मालपे, कोरिंगा, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 2021 के मेंस में ये क्वेश्चन आया था, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें जो कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र है वो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, जो कोरिंगा क्षेत्र है यही क्या है? गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? इनमें से कौन से को हम वन में नहीं गिनते हैं? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर बात करें हम राष्ट्रीय उद्यान की तो इसको वन संवर्ग में नहीं रखा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को वन संवर्ग में नहीं रखा जाता, यानी कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना था, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो अगर बात करें पहले की पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल था। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना ये तो था ही। ठीक है, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, ठीक, तो यहाँ पे सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना इसमें शामिल नहीं था राष्ट्रीय वन नीति में। क्लियर है? बात कर रहा है कि देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था या नहीं था, बताइए? ये भी इसका उद्देश्य नहीं था अगर राष्ट्रीय वन नीति की बात करें इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। वन प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ये था इसका विषय। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3 क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, क्योंकि 1 और 4 है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है, बताइए? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है। तो ये कहाँ पर कितने क्षेत्रों में हो जाएगा, बताइए कितने राज्यों में? तो ये हो जाएगा 17 राज्यों में। कितने राज्यों में? 17 राज्यों में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है, बताइए धूपगढ़ कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा में, बांधवगढ़ में या माधव राष्ट्रीय उद्यान में? कहाँ पर मिलेगा आपको? तो जो धूपगढ़ चोटी है वो मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचा स्थान है, या कह लीजिए कि सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंशी,
बेतला, इंद्रावती या गूगामल? इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो अगर हम बात करें इंद्रावती की, तो इंद्रावती कहाँ मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है। अंशी की बात करें तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है। कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? ये आपको झारखंड में मिल जाएगा। ठीक है। कहाँ मिलेगा? झारखंड में। और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पार्क के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब पहले किस पार्क की स्थापना हुई, फिर उसके बाद ऐसे करके करना है। साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा और कान्हा, बताइए इनमें से कब किसकी स्थापना हुई, उसके हिसाब से आपको बताना है, अरेंज करना है। बताइए। सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो सबसे पहले इनके ईयर्स को जानेंगे। जैसे जिम साइलेंट वैली दे रखा है, तो साइलेंट वैली 1984 में इसको इस उद्यान को बनाया गया। ठीक है। कब बनाया गया? 1984 में। क्लियर है। अगर बात करें हम जिम कार्बेट की, तो जिम कार्बेट कब बना? 1936 में। कब बना? 1936 में बना। काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा 1974 में बना। कब बना? 1974 में। ठीक है। और कान्हा, कान्हा कब बना? कान्हा 1955 में। ठीक है। कान्हा कब बना? 1955 में बना। क्लियर है। तो इसको अब अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? जिम कार्बेट की स्थापना होती है। ठीक है। तो जिम कार्बेट यानी कि दो, और दो एक ही ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी में। 2 4 3 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या फिर कच्छ में? तो ओसनिक नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में, यानी कि गुजरात में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बताना है आपको। कह रहा है कि यह 1991-92 से शुरू किया गया था, या मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। बताइए इसमें से कौन सा सही है, सॉरी इसमें से कौन सा गलत है, ये बताना है। तो अगर बात करें कि यह 1991-92 में शुरू किया गया था, ये बात एकदम सही है। ठीक है। ये बात क्या है? एकदम सही है। फिर क्या है, यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, बिल्कुल सही बात। कह रहा है यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ये बात गलत है, क्योंकि ये पालतू हाथी के कल्याण पर केंद्रित थी योजना। ठीक है। अगला कह रहा है कि इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा प्रदेश जो है वो 100% सौर ऊर्जा पर चलता है? चंडीगढ़, दीव, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, बताइए क्या हो जाएगा। तो बात करें अगर मार्च 2018 के जो प्रारंभ की बात अगर करें, तो वहाँ पर जो दीव था वो पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र प्रदेश बन गया था। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीव। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है।
जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं उनमें एकमात्र ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र और चंद्रमा। क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो जीवाश्म ईंधन है उनमें। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, किस बेस पे मापा जाता है? जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, या फिर जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से? बताइए। 2021 के आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और सही जवाब क्या हो जाएगा? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, जिसको बीओडी भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो टायलर पुरस्कार है किसमें दिया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नगरों में किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइए? बताइए कहाँ पर हो जाएगा? तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको कोलकाता में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? बताइए कब की गई? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 1987, 1992, 1995 या 1998? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1992। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरसों के बीज के अपश्रमिक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्गीमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज, या फिर धनिया के बीज? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आर्गीमोन के बीज। ठीक है, आर्गीमोन के बीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस, इटली, सिएरा लियोन, या फिर सिंगापुर? बताइए कौन मनाता है? तो ये मनाता है सिएरा लियोन। ठीक है, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? ह्यूरोनियन हिमयुग में, कार्बोनिफेरस हिमयुग में, प्लीस्टोसिन हिमयुग में, या लिटिल हिमयुग में? किस में हुआ बताइए? तो ये कब हुआ? ये हुआ प्लीस्टोसिन युग में। ठीक है, प्लीस्टोसिन युग के समय क्या हुआ? विभिन्न जो स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर द्वारा आच्छादित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, D.B. अगर, S.J. गूल्ड? बताइए कौन था? तो ये थे F.E. जो क्लेमेंटस थे, यही थे। ये सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, या फिर सभी?
क्या हो जाएगा बताइए। तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होती है। मृदा की उर्वरता भी संरक्षित रहती है और मृदा कटाव भी कम होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी ऑल हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज की क्लास यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी और दिन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हम मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद।